नमस्कार डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। आपसे पहले भी मैंने बहुत सारी बार बात की है और जब आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, बहुत सेंसिटिव है जिसके बारे में लोगों को लगता है कि खुल के बात कैसे की जाएगी। हमारी सोसाइटी में वर्ड्स नहीं होते, कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती कुछ टॉपिक्स पे बात करने के लिए। प्रॉब्लम है मगर एक्सप्लेन कैसे करें, किसके पास जाएँ? थैंक्स टू सोशल मीडिया और बहुत सारी मूवीज़ जिन्होंने इन चीज़ों पे चर्चा शुरू की है और आजकल हम इन पे खुल के बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट एक ऐसा इशू है जिसको ज़्यादातर हम एक बहुत ही नेगेटिव फ्रेम में देखते हैं और अगर ऐसा कोई नाम सामने आता है तो ज़्यादातर इस पे कुछ अलग लोग ख्याल में चले जाते हैं। मगर एक फ़ीमेल अपनी लाइफ में ब्रेस्ट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करती है जो शायद कई बार हम कह भी नहीं पाते हैं और किसी को समझा भी नहीं पाते हैं। ऐसे में मेरे साथ एक ऐसे डॉक्टर हों जो इस इशू पे उतनी ही सेंसिटिविटी से काम करते हो और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और आपकी जो जो स्पेस है जहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हो उसको मेंटेन रख सकते हो। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर आशुतोष मिश्रा के बारे में। फिर से एक बार हम मिल रहे हैं यहाँ पर, जो एमसीएच प्लास्टिक सर्जन है और मेरे मानने में तो सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। थैंक यू सुरभि। और आपने जो आज टॉपिक चूज़ किया है वो वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लाइफ चेंजिंग टॉपिक है ये। फीमेल्स में ब्रेस्ट को लेके बहुत बहुत ज़्यादा मन में वो रहती हैं कि बॉडी इमेज, क्या मेरा ब्रेस्ट साइज़ मेरी बॉडी इमेज पे मैच करता है या नहीं करता है। कई को लगता है कि मेरी बॉडी के हिसाब से मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं, कई को लगता है मेरे ब्रेस्ट बड़े हैं, या बड़े ब्रेस्ट के साथ उनकी क्या क्या परेशानियां हैं। तो वो सब सॉल्व हो सकती हैं और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसीजर्स होते हैं। तो लेट्स टॉक। तो जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं आप पूछिए और मैं उनका आंसर दूंगा। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने सोचा कि मैं खुद बात करूंगी क्योंकि मैं खुद उन लोगों में से हूँ जिन्होंने अपनी सर्जरी कराई है डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से, और मैं उस पूरी स्टेजेस से गुजरी हूँ कि कैसे पहली बार बात करूँ, कैसे अपनी परेशानी समझा पाऊँ। फिर मुझे वो सेफ स्पेस मिला और मैंने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा लिया। जी हाँ, सिर्फ बॉडी इमेज की बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इतने सारे फेजेस से हम गुजरते हैं, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे को पीरियड्स या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ब्रेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे प्यूबर्टी में जब हम बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि मैं टीनेज के साथ बात करती हूँ, तो उनके लिए साइज़ बहुत बड़ा मैटर है। क्या दोनों ब्रेस्ट इक्वल साइज़ के होने चाहिए? मेरी वो कई बार बता भी नहीं पाते हैं वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर की वो जो संकोच, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो दिखाई देता है। तो मैं सबसे एक इसको ना स्टेजेस में लेके चलूँगी कि जैसे किस एज पे हम इसके बारे में कॉन्शियस हो, किस एज पे हम लोग बात करना शुरू करें और कब का हर स्टेज में होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है। तो जैसे बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जैसे मेरी क्लास में जब मैं छोटी थी तो एक लड़की की ब्रेस्ट बहुत हैवी थी और पूरी क्लास उसको चिढ़ाती थी मदर डेरी बोल के। वो इतना शर्माती थी, कितनी बार तो स्कूल आना बंद कर देती थी। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसकी बॉडी है जो भी है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ों के लिए कोई सोल्यूशन होता है कि किस एज में वो जाके डॉक्टर से मिले, ये ऐसा क्या हो जाता है उसको? देखिए, ब्रेस्ट जो है एवर चेंजिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। मतलब हर एज में एक डिफरेंट इसकी शेप होती है, एक डिफरेंट साइज होता है। तो हम चलिए शुरू करते हैं प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ब्रेस्ट में जो बच्चे फेस करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है अंडर डेवलपमेंट। माने एक ब्रेस्ट डेवलप कर गया, एक किसी वजह से डेवलप नहीं कर पाया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनको बॉदर करती है। True. दूसरी चीज़ बॉदर करती है कि अनइक्वल साइज ऑफ ब्रेस्ट हो जाए। एक बड़ा लग रहा है उनको, एक छोटा लग रहा है, तो वो थोड़े से उससे परेशान रहते हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ओवर डेवलपमेंट हो जाता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है एट प्यूबर्टी। तो उनकी एज और उनके बॉडी साइज़ के हिसाब से उनका ब्रेस्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जो अभी आप एग्जांपल ले रहे थे, तो कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से थोड़ा सा उनका फिजिकल डेवलपमेंट, थोड़ा सा उनका मेंटल डेवलपमेंट, एक मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले जो आपने कहा कि अगर टीन एज में या वेरी यंग एज में ब्रेस्ट साइज़ रिलेटिवली बड़ा लग रहा है अपनी बॉडी इमेज के हिसाब से, वो एक एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, बट अगर उससे आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, बच्चा परेशान है। कई बार होता है बच्चा स्पोर्ट्स में होता है। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आए जो स्पोर्ट्स में थे, बैडमिंटन खेलते हैं या और कोई ऐसा स्पोर्ट खेलते हैं जिसमें हैवी ब्रेस्ट होने की वजह से उनको परेशानी होती है, उनका बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है। देन दे कैन ऑप्ट फॉर अ सर्जरी। तो इसके लिए होती हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज। जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज होती हैं ये बहुत ही सेटिस्फाइंग सर्जरीज हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और मेंटल हेल्थ के लिए
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग डरते हैं कि सर्जरी करा के फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आनी है। जी, मैं यही सोच रही थी कि किस एज पे करें, और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कितना डरे होते हैं कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। सबसे ज़्यादा किसी भी ब्रेस्ट की सर्जरी में प्रॉब्लम आती है, जो मन में क्वेश्चन आता है, क्या फ्यूचर में हम अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो इन सर्जरी से ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन हमें पहले से नहीं पता है। 30% ऑफ द फीमेल वैसे भी ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं। जी तो बिल्कुल। पहले से हमें नहीं पता होता, लेकिन इस सर्जरी की वजह से ऐसा नहीं होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम मतलब आए। साइंटिफिकली हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे उसकी फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम Exactly. आए। हम सिर्फ उसकी एनाटॉमी को ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। एनाटॉमी में चेंज ला रहे हैं, फंक्शन में कोई फर्क नहीं फर्क पड़ने नहीं वाला पड़ता। है। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी चीज़ थी जो थी, एक तो बड़े ब्रेस्ट हो गए। अब कई बार क्या होता है कि अनइक्वल साइज ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है। उसमें हम बच्चों को कहते हैं कि थोड़ा वेट करें, वेट टिल एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज, जब तक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। कि कभी कभी ग्रोथ लेट कैचअप होती है, अगर नहीं हुई है तो उसमें और दूसरी सर्जरीज होती हैं जिसमें हम जो अंडर डेवलप ब्रेस्ट है उसमें हम उसको हम बड़ा कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे जब उस पर आएंगे। तीसरी एक बड़ी कॉमन समस्या आती है ट्यूबुलर ब्रेस्ट, यानी शेप ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। वो भी एक बहुत परेशानी है बच्चों की, और उसको भी हम सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये केस मैंने देखा है आपके यहाँ पे। तो सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है। जी। द ओनली थिंग इज कि बच्चों को वो डिस्कस करना है। अगर वो उससे परेशान है तो वो डिस्कस करें, इट कैन बी सॉल्व्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नॉर्मल है, अबनॉर्मल है या अलार्मिंग है। आपको ये समझना है कि आपको अपनी बॉडी में उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आपकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें आपको क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी चीज़ है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ अबनॉर्मल लग रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी बॉडी इमेज को लेकर इतने ज़्यादा परेशान है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ रहा है, आप स्कूल जाने से, पब्लिकली लोगों के सामने जाने से डरने और शर्माने लग रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, राइट एडवाइस लीजिए, और जो भी उस समय आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है वो लीजिए। इसमें घबराइए मत। अपने कमरा बंद करके रोने से या बाथरूम बंद करके रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम डॉक्टर के पास सॉल्व होगी, और जहाँ एक आपके पास ऐसा डॉक्टर हो जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हो, जहाँ आप खुल के बात कर सकते हो, तो बात ही कुछ और है। तो अब मैं आती हूँ दूसरी स्टेज पे डॉक्टर साहब। दूसरी स्टेज आती है जब हम जैसे अभी शादी के बाद लोग जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के वक्त 2-3 प्रॉब्लम जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है। एक तो ब्रेस्ट में स्कार्स, लोगों को लगता है कि साइज़ बहुत बढ़ने लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब ब्रेस्ट फीड कराने के बाद ब्रेस्ट की जो लेक्सिटी है वो, मतलब ब्रेस्ट बहुत हैवी होने की वजह से बहुत ज़्यादा वो नीचे की तरफ ढल जाती है और बहुत हैवी ब्रा पहननी पड़ती है। मतलब शोल्डर पेन होने लगता है, बैक एक होना शुरू हो जाता है, इवन वॉक करना, चलना, दौड़ना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। मतलब कितनी हैवी ब्रा पहनोगे, कैसे पहनोगे, बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त मैनेज करना। कितने दिन वेट करना चाहिए, कब हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, और कब हमें सर्जरी को प्लान करना चाहिए और कैसे प्लान करना चाहिए, इस पूरे पे थोड़ा तो ये सेकंड फेज है पोस्ट लैक्टेशन। क्या होता है, ब्रेस्ट की एट्रोफी होती है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, हमारे बॉडी के कुछ हार्मोन्स हैं जिसमें मिल्क प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करनी है, तो ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होता है। और जब लैक्टेशन ख़त्म होता है तो फिर क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। ब्रेस्ट डिफ्लेट हो जाता है। उसकी वजह से, चूंकि एक बार साइज़ बड़ा हो गया था, वो डिफ्लेट हो गया, अपर पोल फुलनेस खत्म हो जाती है, ब्रेस्ट की सैगिंग शुरू हो जाती है। वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें फीमेल्स को फिर लगने लगता है कि अब हमारी बॉडी की जो इमेज है वो चेंज हो गई है। जो यंग इमेज थी उससे चेंज हो जाती है, क्योंकि अब किड्स हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, तो अब उन इमेजेस, उससे हम कैसे बेटर हों। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, मम्मी मेकओवर। तो मम्मी मेकओवर ये है कि पोस्ट लैक्टेशन हम क्या क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन चीज़ है कि हम ब्रेस्ट सैगिंग और जो ब्रेस्ट की फुलनेस ख़त्म हो गई है उसको हम ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइदर फैट ग्राफ्टिंग और इम्प्लांट। इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बस मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ब्रेस्ट में सैगिंग हो गई है, जैसे मान लीजिए किसी एक बैग में बहुत सारा सामान था, हमने कुछ निकाल दिया है, लेकिन बैग का वेट तो नीचे की तरफ ही सब गया हुआ है, तो अगर आप ऊपर से फैट डालते हैं तो उससे ब्रेस्ट का साइज़ नहीं बढ़ जाता है? मतलब उनका, जैसे मान लीजिए वो C या D कप थे तो और आगे बढ़ जाएगा, डबल D, इस तरह से? तो बिल्कुल ये हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं जी कि उनको क्या चाहिए। उनको अगर अपना पुराना वाला साइज़ चाहिए
तो उस तरह से प्लानिंग करी जाती है। उनको जी। पुराने वाले से थोड़ा बड़ा साइज चाहिए, उस हिसाब से प्लानिंग करी जाती है। उनको साइज से मतलब नहीं, अपनी सिर्फ साइजिंग ठीक करानी है। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग प्रोसीजर है ओके। और वो कस्टमाइज्ड है, जो पेशेंट के मन में है, जो उनके मन में है हम उसको कर सकते हैं। मतलब पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है, आप क्या चाहते हैं वो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस कर रहा है, सॉल्यूशन वहीं से निकल के आएगा, दो लोग डिस्कस करेंगे, आपकी वही फिर से वही बात है, आपकी एक्सपेक्टेशन और हमारी लिमिटेशन, तो इसके बीच में जो भी बेस्ट होगा वो आपके सामने आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले से मुझे पता हो कि मैं खुद को कैसा देखना चाहती हूँ, तो अपने माइंड में अपनी क्या पिक्चर आपने बना रखी है, कितनी रियलिस्टिक है, वो बैठेंगे डॉक्टर के साथ, अब हम डिस्कस करेंगे कि इस पे कैसे बात करेंगे। इसमें एक बार और, जैसे मैं काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि ये छेड़ने से कल को ये प्रॉब्लम आगे, मतलब बहुत सारी, कि कैंसर तो नहीं हो जाएगा और कुछ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ब्रेस्ट को लेके दो ही चीज़ें पता है कि मम्मी को फीड कराना और ब्रेस्ट में कैंसर होता है। इसके अलावा लोग कुछ बात ही नहीं करते। उनको लगता है कि लड़कियां फालतू में इस चीज़ों में फंसी रहती हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। हर हस्बैंड को लगता है अरे तुम्हें कौन सा मूवीज़ में काम करना है, अरे तुम्हें कौन सा मॉडलिंग करनी है, ठीक तो है, बढ़िया लग रहा है। प्रॉब्लम तो समझ लीजिए, उसको सिर्फ मूवी में काम करने के लिए अपनी ब्रेस्ट ठीक नहीं करानी है, उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो भी समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो डॉक्टर के पास आ जाइए ना। जी डॉक्टर साहब। तो कैंसर इन सर्जिकल प्रोसीजर से नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड। किसी को अगर कैंसर होने की संभावना है बिकॉज ऑफ द फैमिली हिस्ट्री या जो और क्राइटेरियाज हैं उसके, तो आप वो सर्जरी कराएं या ना कराएं, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये नहीं कि सर्जरी कराने से कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही इम्प्लांट के साथ है, कुछ कैंसर हैं ऐसे, लेकिन हमारे इंडियन पॉपुलेशन में नहीं देखे जाते वो कैंसर। अगर आप सर्जरी कराने जा रहे हैं, उसके पहले आपके सारे टेस्ट होते हैं, आपकी हिस्ट्री, आपकी पूरी जो क्लिनिकल हिस्ट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ देखी जाती है। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई चांस फ्यूचर में हो सकते हैं, तो वो पहले आपके सारे टेस्ट होने के बाद ही इस पे कुछ काम किया जाता है। तो इससे कोई भी आप नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी डिसीज़न हमेशा आप ही के हाथ में रहेगा। जब भी आप जा रहे हैं डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डिसीज़न हमेशा आप ही लेंगे। डॉक्टर सिर्फ आपको सलाह देते हैं, सजेस्ट करते हैं, अल्टीमेटली तो आप ही को सोचना है क्या करना है और क्या नहीं करना है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्रेस्ट को लेके, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट रिडक्शन, ब्रेस्ट फिक्सेशन, और इसके अलावा होता है इम्प्लांट्स वगैरह, वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का ही पार्ट है। तो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में एक डालिए कि इन टर्म्स का क्या मतलब है और कब ये ज़्यादा इंडिकेशंस इनके, कैसे डिसाइड करते हैं कि किस फीमेल में क्या करना है हम। तो चलिए, लेट्स टॉक अबाउट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन फर्स्ट। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन मतलब यह है कि हमें अपने ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाना है। अगर कभी भी ये फील हो रहा है कि हमारी बॉडी साइज़ के हिसाब से हमारा ब्रेस्ट साइज़ छोटा है और हम चाहते हैं कि ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो, तो उसे कहते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। अब ऑगमेंटेशन करने के दो मेन चीज़ें हैं जिससे हम कर सकते हैं। एक है थ्रू इम्प्लांट्स, जिसको हम ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कहते हैं, और दूसरा है थ्रू फैट ग्राफ्टिंग। इम्प्लांट्स में क्या होता है, इम्प्लांट्स एक सिलिकॉन जेल बेस्ड इम्प्लांट्स होते हैं। उनके डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होते हैं। आपकी बॉडी के हिसाब से क्या साइज़ और क्या शेप आपको चाहिए, उसके हिसाब से कस्टमाइज़ होता है, और हम ब्रेस्ट के नीचे एक पॉकेट बना के उसको डाल देते हैं। बहुत ही नेचुरल लगता है, साइज़ बड़ा हो जाता है, जो आपका डिज़ायर्ड साइज़ है, जो आप चाहते हैं वो हो जाता है, प्लस पता नहीं चलता कि इसके अंदर इम्प्लांट पड़ा हुआ है। इम्प्लांट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है और बहुत ही नेचुरल लगता है। तो दिस इज़ ऑगमेंटेशन बाय ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। इसमें मैं एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारे मेल जब इस बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि शायद उनकी सेक्सुअल लाइफ में इससे फ़र्क पड़ने वाला है, कि उनको, या और फीमेल्स को भी ऐसा लगता है कि क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता है ब्रेस्ट इम्प्लांटेड, अगर किसी की ब्रेस्ट में इम्प्लांट है और किसी की ब्रेस्ट में इम्प्लांट नहीं है, तो क्या उसकी सेक्सुअल लाइफ पे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, इम्प्लांट की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्प्लांट की वजह से ब्रेस्ट का शेप अच्छा हो जाता है, साइकोलॉजिकली आप बेटर फील करते हैं, और इम्प्लांट की फील बिल्कुल नेचुरल होती है, तो आप फील करके बता भी नहीं सकते कि ये नेचुरल ब्रेस्ट है या इम्प्लांट है। ओह दैट्स ग्रेट। तो और वैसे भी आपने जैसे बताया कि इसके नीचे हम लगाते हैं, तो जो फैट टिश्यूज़ हैं वो हमेशा जो नेचुरल, बिल्कुल, तो वो पीछे की तरफ ही रहता है, हमेशा बैक साइड में ही रहेगा। तो जो जिन लोगों के दिमाग में, क्योंकि ये सवाल मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैं इसलिए इस सवाल को चाहती थी कि डॉक्टर साहब खुद जवाब दें। तो इससे कोई आपकी रूटीन लाइफ में और आपकी सेक्सुअल लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स अ गुड
न्यूज़। जी। दूसरा मेथड जो है ब्रेस्ट को ऑगमेंट करने का है वो फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग माने ये है कि अपना ही नेचुरल फैट आपकी बॉडी में किसी और जगह से हम हार्वेस्ट करते हैं और ब्रेस्ट में डाल देते हैं, उससे ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है। तो किसी को अगर चाहिए कि नहीं मैं फॉरेन बॉडी जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट है मैं अपनी नहीं रखना चाहता शरीर में, तो उनके लिए हम फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज सबके होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फीमेल आपके पास आई है, उसको ब्रेस्ट इम्प्लांट का भी ऑप्शन है और उसके पास फैट ग्राफ्ट का भी ऑप्शन है, तो आप उसे कैसे समझाते हैं कि वो एक डिसीजन ले पाए कि किसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और फैट के क्या हैं? तो एक डिसीजन लेने के लिए आप उसको किस तरह से लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा हमारे लोगों को भी पता चले कि वो कैसे डिसीजन लें अपनी लाइफ में कि उन्हें इम्प्लांट लगाना है या उनको ब्रेस्ट में फैट वो करवाना है, फैट ग्राफ्ट कराना है। चलिए सबसे पहले आ जाए कि अगर कोई मुझसे पूछे कि इम्प्लांट कराऊं या फैट ग्राफ्ट कराऊं और उसको कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए मेरी प्रेफर्ड टेक्निक विल बी अ ब्रेस्ट इम्प्लांट। ओके। अब क्यों? इम्प्लांट में आपके पास प्रिसीजन है कि आपको जो शेप चाहिए, जो साइज चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइसली वो बन सकता है। ओके। द ओनली डिसएडवांटेज इज कि इम्प्लांट एक बाहर से हम चीज बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। इट इज इनर्ट मटेरियल। लाइफ ऑफ ए इम्प्लांट इज अराउंड 10-12 ईयर्स। चल वो जिंदगी भर सकता है, लेकिन वी रिकमेंड कि 10 से 12 साल बाद उसको चेंज करा लेना चाहिए। ओके। ये एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लांट है। इम्प्लांट आपके लिफ्ट भी देता है वॉल्यूम। अब जब हम फैट ग्राफ्टिंग पे आते हैं तो फैट ग्राफ्टिंग के एडवांटेज हैं, इट इज़ नेचुरल, प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज फैट ग्राफ्टिंग का ये है कि अनडिजायर्ड फैट जो आपकी बॉडी में कहीं और है उसको निकाल के हम आपके ब्रेस्ट में डाल रहे हैं। तो आपकी बॉडी इमेज में डबल फायदा होता है कि मान लीजिए हमने टमी से कम कर दिया तो टमी भी पतली हो गई, या हिप से कम कर दिया तो हिप भी पतला हो गया, और साथ में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन आपको चाहिए तो आपको मिल गया। डिसएडवांटेज क्या है? फैट ग्राफ्टिंग थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल होती है। अनप्रिडिक्टेबल माने एक बार में बॉडी कितना फैट एब्जॉर्ब करेगी, कितना छोड़ देगी। नॉर्मली अराउंड 60% ऑफ फैट एब्जॉर्ब बचता है और 40% एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है साइज के लेके। तो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं एटलीस्ट वी हैव टू डू 2 to 3 सेटिंग्स, क्योंकि एक बार में कितना फैट टेक करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार में हम 1 कप साइज इंक्रीज कर पाते हैं। अगर आपका डिजायर है उससे ज़्यादा कप साइज इंक्रीज करना है तो यू विल नीड मल्टीपल सिटिंग एट ए इंटरवल ऑफ अराउंड 6 months। पहला आज कराया, 6 महीने बाद दूसरा, और फिर ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने बाद तीसरी सिटिंग। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसका एक जो मुझे लगता है डिसएडवांटेज है। लेकिन किसी को अगर सिर्फ नेचुरल टिश्यू ही चाहिए देन इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। एक चीज़ और जो फैट ग्राफ्टिंग नहीं कर पाती है, अगर ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा सैगिंग है तो उसको लिफ्ट नहीं कर पाती। तो उसके साथ साथ अगर हमें फैट ग्राफ्टिंग ही करना है और पेशेंट को इम्प्लांट नहीं चाहिए तो हमें साथ साथ मैस्टोपेक्सी वर्ड है, ब्रेस्ट लिफ्ट प्लस फैट ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। ओके। बस ये है। तो डॉक्टर साहब, एक जैसे अभी हमने दोनों चीज़ों के बारे में समझा फैट, तो जैसे कि इसमें एक डिसएडवांटेज है कि 10-12 साल बाद आपको एक दोबारा इम्प्लांट कराना पड़ेगा और इसमें आपको 2 से 3 बार सर्जरी करानी पड़ेगी। तो फाइनेंशियली अगर मैं बोलूँ, क्योंकि जैसा मुझे समझ में आता है कि पहले सलाइन इम्प्लांट आते थे, फिर अब ये आपके सिलिकॉन जेल इम्प्लांट इम्प्लांट आने आता लगे है। हैं। तो हो सकता है 10 साल में कोई और ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाए कि अगर ये नहीं भी बदलना है तो लोगों को लगे हम ये नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं। बट ये क्या कोई मेंटल स्ट्रेस देता है? जैसे कि अगर मैंने फैट डलवाया तो क्या ऐसे लगता है टिक टिक 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो क्या ये एक तरह का स्ट्रेस है? तो आपको लगता है कि फैट वाला ही करा लें, या इसका कोई अगर मतलब भूल जाए उस टाइम को कराना, तो क्या ये कुछ प्रॉब्लम आती है इसमें? नहीं, दोनों ही सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों ही सर्जरीज इतनी पुरानी हो चुकी हैं, फॉलो अप पेशेंट्स इतने पुराने हो चुके हैं कि बिल्कुल पेशेंट का मन जो है वो कराना चाहिए। अगर वो ओपन है अबाउट अ फॉरेन बॉडी कि हाँ एक सिलिकॉन जेल इम्प्लांट हमारे अंदर जा रहा है, अगर उनको उससे कोई परेशानी नहीं है तो जेल इज़ ईजी। सर्जरी बहुत छोटी है, 1-1.5 घंटे में ये सर्जरी ख़त्म हो जाती है। डे केयर प्रोसीजर है, डाउन टाइम बहुत कम है और 10 से 12 साल तक की छुट्टी हो गई। अच्छा, फाइनेंशियली दोनों में कौन सा ज़्यादा आपको लगता है कि दोनों? सो इवेंचुअली अगर हम देखें तो फैट ग्राफ्टिंग जो है उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और इसलिए फाइनेंशियली थोड़ी सी ज़्यादा महंगी पड़ती है वो। ओके। तो अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये आपकी बॉडी है,
फॉरेन बॉडी का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी डाल रहे हैं, जो भी है वो मेडिकली प्रूवन है, बॉडी फ्रेंडली मटेरियल है, जो आपके लिए जो मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन है वो यूज़ किया जाता है, जिससे बॉडी को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इतने सालों में कभी भी इसके लिए कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिला है, तो तभी ये आज तक चल रहा है कि सिलिकॉन इम्प्लांट, क्योंकि सलाइन में कुछ आने लगे थे नेगेटिव जो रिजल्ट्स थे, तो आजकल जहाँ भी आप देखेंगे मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन के इम्प्लांट ही यूज़ किए जाते हैं। शेप साइज़ अलग हो सकता है, मगर ये इस वक्त की बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो सब कर रहे हैं। अगर आप किसी के बारे में भी सोचते हैं, फैट इम्प्लांट, फैट ग्राफ्ट भी अपने आप में एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे डॉक्टर से करा रहे हैं, रियलिस्टिक सोच के साथ जा रहे हैं कि इससे क्या मिलने वाला है क्या नहीं, तो वो भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। डिसीजन हमेशा आप ही को लेना है। आपके बारे में जो भी आपके और सवाल हो वो आप हमसे इसके बारे में और भी पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, कोई भी सर्जरी होती है उसका कोई ना कोई मार्क होता है, कोई ना कोई स्कार होता है, तो ब्रेस्ट की सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी मन में सवाल आता है कि जब हम ड्रेसेस पहनते हैं तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, तो क्या बहुत कॉन्शियस हो जाना पड़ता है हमें अपने स्कार्स की वजह से, या ये स्कार्स कितने हिडन होते हैं, मतलब इसके बारे में क्या माइंडसेट हम लेके चले आगे? बिल्कुल, तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के जो स्कार्स होते हैं वो इतने हिडन होते हैं कि आपको ही नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी की सबसे खास बात यही है कि हम लोग स्कार छुपी हुई जगह पे देते हैं। तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में दो जगह बहुत कॉमन है स्कार देना। एक स्कार होता है ब्रेस्ट क्रीज में, जो कि नॉर्मल नेचुरल क्रीज में ब्लेंड कर जाता है, इसलिए पता ही नहीं चलता कहाँ से गया है। कभी कभी दूसरी जो तरीका होता है डालने का होता है वो पेरी एरियोलर बोलते हैं उसको हम। तो उसमें जहाँ पर हमारे स्किन कलर का मिसमैच हो रहा है, डार्क स्किन से लाइट स्किन मिल रही है, वहाँ पर स्कार आता है, तो वो भी पता नहीं चलता, वो इतना ब्लेंड हो जाता है कि कोई देख के बता भी नहीं सकता कि यहाँ पर स्कार है। तो इससे बिल्कुल बेफिक्र रहें, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के स्कार्स बिल्कुल नहीं पता चलते हैं, और फैट ग्राफ्टिंग में कोई स्कार भी नहीं आता है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमारा निप्पल होता है उसके चारों तरफ एक डार्क एरिया होता है जिसको हम एरियोला बोलते हैं, और उसके बाद हमारी नॉर्मल स्किन होती है। तो जो एरियोला और जो नॉर्मल स्किन का जो जंक्शन है वहाँ पर नॉर्मली स्कार जो है वो इंसिजन दिया जाता है सर्जरी के लिए, और वहाँ जिससे कि उसके बारे में स्कार दिखाई ना दे, हिडन हो। और दूसरा स्कार हमेशा अंडर ब्रेस्ट एरिया में दिया जाता है जो कि नॉर्मली दिखाई नहीं देता। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, क्योंकि जो अगर आप फैट ग्राफ्ट कराते हो तो वो स्कार भी दिखाई नहीं देता है। एक और बात जो मैंने डॉक्टर साहब से बात करते करते समझी है कि जब भी आप अपने ब्रेस्ट के साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा कप साइज़ का दिमाग में रख के बात कीजिए, क्योंकि हम कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए कि मुझे क्या कराना है, ऑगमेंटेशन कैसे कराना है। तो हम 1 कप साइज़, 2 कप साइज़, 3 कप साइज़ कितना बड़ा और कितना छोटा कराना चाहते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि जब हम आते हैं तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं होती कि हम कितना बड़ा तो ये मैं जानना चाह रही हूँ कि बताना भी चाह रही हूँ कि कप साइज़ बेस्ट तरीका होता है कि आप किस कप साइज़ की ब्रा पहनते हैं, और आपको लगता है कि फ्यूचर में आप किस कप साइज़ की ब्रा पहनना चाहते हैं, आपको वो साइज़ चाहिए। तो ये बेहतर तरीका होता है अपनी बात को प्रेजेंट करने का जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराना चाहते हैं। मैंने ठीक कहा क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। और एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि लोगों को पता नहीं होता है, लोग ब्रेजरी पहन रहे होते हैं कि ब्रेजरी साइज़ में कैसे हम उसको मेजर करते हैं। तो 2 मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है आपका चेस्ट का सरकमफ्रेंस, दिस इज योर ब्रेजरी साइज, जो हम कहते हैं कि जैसे 32 पहनते हैं या 34 पहनते हैं, 36 पहनते हैं, दिस इज योर चेस्ट सरकमफ्रेंस। फिर एक मेजरमेंट हमारे ब्रेस्ट के ऊपर से है, तो वो जो डिफरेंस है इन दोनों का, दैट इज कप साइज। ओके, तो आप अपने कप साइज के हिसाब से ब्रेजरी पहनते हैं। एक जिसकी चेस्ट 34 है मान लीजिए, उनमें ब्रेस्ट में A B C D E कुछ भी उसके ब्रेस्ट के वॉल्यूम के हिसाब से उसका साइज हो सकता है। तो अगर हम करेक्ट ब्रेजरी साइज पहनेंगे तो वैसे भी अच्छा लगेगा। कई बार लोगों को नहीं पता होता ये, और हमें एजुकेट करना पड़ता है। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे बचपन में जब बच्चे ना सिर्फ ये, क्योंकि हमेशा शेम ये सुनने की वजह से बच्चों को लगता है कि किसी को पता ना चल जाए कि हमारी ब्रेस्ट बड़ी है, तो बहुत टाइट ब्रेजर पहनते हैं और उनको लगता है इससे छुप जाएगा। वो भी गलत है, और बहुत लूज अगर आप ब्रा पहन रहे हैं तो उसमें आपका जो वेट सपोर्ट है वो आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे भी आते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि मुझे किस कप साइज़ तक जाना है, क्योंकि चेस्ट का सरकमफ्रेंस तो सेम ही रहने वाला है, उस चेस्ट के सरकमफ्रेंस पे साइज़ हम क्या चेंज करना चाहते हैं उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए क्या एज लिमिट है, कब किस एज से किस एज के बीच में कराया जा सकता है? प्रेगनेंसी लैक्टेशन के बाद जो ये साइज़ का जो चेंज होता है, तो लैक्टेशन मतलब आफ्टर डिलीवरी कितने टाइम बाद हम ब्रेस्ट को टच कर सकते हैं किसी भी सर्जरी के लिए? तो शुरू से अगर हम चलें तो ब्रेस्ट का फुल डेवलपमेंट जो होता है वो अराउंड 16 to 18 ईयर्स में हो पाता है फीमेल्स का। Okay. तो कोई भी ब्रेस्ट की सर्जरी
इस हिसाब से उसके बात करनी चाहिए। ठीक है। अब आती है बात पोस्ट प्रेगनेंसी। जब तक आप लैक्टेट करा रहे हैं बच्चे को और मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेस्ट में, तब तक उसकी सर्जरी नहीं करनी चाहिए। जब आपकी ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाए तो करीब 2 से 3 महीने लगते हैं उस मिल्क को ड्राई अप होने में, ब्रेस्ट को दोबारा से डिफ्लेट होने में। ओके। तो उससे पहले अगर आप सर्जरी करा लेंगे तो आपकी प्रॉपर शेप नहीं आएगी, आपको ही अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरी ब्रेस्ट की प्रॉपर शेप क्या है। तो उतना हमें वेट करना चाहिए। तो जैसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद कितने दिन के बाद हम जैसे बाहर अपना पब्लिक अपीयरेंस दे पाते हैं, कितने दिन के बाद हम अपनी जिम में, अपनी स्विमिंग में और अपनी पार्टीज़ में जाना वापस से शुरू कर सकते हैं? तो ये, और अगर मान लीजिए हम कोई नेक्स्ट इशू प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब दूसरे बच्चे के लिए, तो क्या ये उसके पहले होना चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए, या फिर अदरवाइज अगर बीच पहले कराए तो कितना गैप रखना चाहिए हमें? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक डे केयर प्रोसीजर है, बहुत ही Okay. सिंपल प्रोसीजर है। आप सुबह आइए, 1-1.5 घंटे की सर्जरी है, शाम को अपने घर जा सकते हैं। देयर इज़ ए ड्रेसिंग जो कि 4 से 5 दिन में उतर जाती है। इसके बाद आपको एक कंप्रेशन गारमेंट पहनना पड़ता है फॉर अराउंड ए मंथ फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द इम्प्लांट एंड फ्यू ब्रेस्ट एक्सरसाइजेज हम आपको बताते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन है। डाउन टाइम आप मान के चलिए 4 से 5 दिन है। 4 से 5 दिन अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप रेस्ट करें, अपने ऊपर लोड ना लें, इट्स नॉट ए बेड रेस्ट, आप घूम फिर रहे हैं, नॉर्मल है, बट अपने ऊपर कोई स्ट्रेस वर्क नहीं होना चाहिए। यू शुड बी फ्री। जिमिंग, स्विमिंग एक्सरसाइजेज जो है नॉर्मली हम अलाउ करते हैं आफ्टर 15 डेज। तब तक आपके स्कार हील कर जाते हैं और देन यू कैन स्टार्ट योर नॉर्मल एक्टिविटी। फिर एक आपका क्वेश्चन था प्लानिंग ऑफ फैमिली चाइल्ड्स। इसका ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से कोई रिलेशन नहीं है। आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको लग रहा है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप दोबारा से अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं, लैक्टेशन कराते हैं, तो देयर विल बी चेंजेस इन द शेप ऑफ द ब्रेस्ट। और उसके बाद हो सकता है आपको थोड़े बहुत चेंजेस कराने पड़े, इम्प्लांट का साइज चेंज करना पड़े या लिफ्ट करानी पड़े। वो माइनर चेंजेस कुछ अगर आप कराने फिर से वैसा ही चाहते हैं पड़ तब, सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ You तो फिर can कोई go with दिक्कत it. नहीं है। You can मतलब go with it. अगर आप सेम वैसा साइज चाहते हैं तो आपको इस सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप नहीं चाहते, आप कंफर्टेबल हैं अपनी बॉडी के साथ, तो बिल्कुल। फिर आप, ये आपकी चॉइस पे है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको कुछ कराना ही पड़ेगा। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ सुबह आना है, शाम को घर जा सकते हैं और 15 दिन में आप वापस बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ब्रेस्ट, मतलब इतने दिन से अब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, शोल्डर पके मतलब एकदम तने रहते हैं कि ब्रेस्ट को लिफ्ट करना है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो कोई बात नहीं, इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आशुतोष आपके लिए यहाँ पर है। आप आकर डिस्कशन कीजिए, नॉर्मल आके फिजिकली कंसल्ट कीजिए, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत पहले मुझे याद है मैंने कुछ वीडियो देखी थी जिसमें किसी प्लेन के अंदर एक लेडी का इम्प्लांट बस्ट हो गया था, मुझे भी उसने बहुत डरा दिया था। तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है या ये सब सिर्फ ऐसे ही व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के ज्ञान है? और इम्प्लांट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं ताकि हमारा डर कम हो सके इम्प्लांट को लेकर। सो दैट पर्टिकुलर वीडियो वायरल हो गया था, दैट्स लाइक वाज अ ह्यूमर वीडियो। लोगों ने उसको सच ले लिया, इट वाज मोर ऑफ ए ह्यूमर, सरकाज़्म था उसके अंदर। तो इम्प्लांट जो हैं बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। आजकल जो 5th जनरेशन इम्प्लांट चल रहे हैं, दे आर कोहेसिव जेल इम्प्लांट। अगर आप इम्प्लांट को 2 टुकड़ों में काट देंगे तब भी उसका जेल स्पिल नहीं करता है। ओके। तो बहुत ही सेफ है। किसी वजह से, अपने आप तो कुछ होता ही नहीं, इट इज़ वेरी वेरी रेयर। किसी वजह से मान लीजिए ब्रेस्ट इम्प्लांट है, आपको एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसी चोट लग जाए जिसमें इम्प्लांट रप्चर हो जाए, इतना कार से एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए जिससे ये रप्चर हो जाए, तब भी इसका जेल बाहर नहीं आता, वो अपनी जगह पे रहता है। हाँ, इम्प्लांट डैमेज हो गया, आपको इम्प्लांट बदलवाना पड़ेगा, लेकिन ये रिस्क नहीं है कि उसके अंदर सिलिकॉन जेल जो है वो चला गया, बॉडी में चला जाए। सो द टाइप ऑफ इम्प्लांट आप जो चूज़ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कुछ बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनके ये बहुत अच्छे इम्प्लांट्स आ रहे हैं, अपनी बॉडी में वही इम्प्लांट डलवाने हैं। कोई भी फेक या कॉपीड इम्प्लांट्स जो हैं कि ये सस्ता आ रहा है, वो नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में, उनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, उनकी वारंटी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ए पेशेंट मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं तो बेहोश हूँ, मेरे डॉक्टर ने कौन सा इम्प्लांट डाला, ये मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? तो बहुत सही है, जितनी भी अच्छी इम्प्लांट की कंपनीज हैं पैन वर्ल्ड, वो साथ में अपना वारंटी और गारंटी कार्ड भी देती हैं। ओके। और वो आपके पास रहता है, आपका डॉक्टर वो आपको लिख के पूरा उसमें स्टिकर्स लगाते हैं कि किस बैच का इम्प्लांट है, क्या है, और वो उसकी 10 साल की वारंटी एंड गारंटी भी देती हैं कि इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई रप्चर और लीक नहीं होगा।
तो जो स्टिकर लगा के देखते हैं उस बार कोड को, क्या मैं अपने मोबाइल पे सर्च करके जान सकती हूँ कि आप कंपनी का जान नाम सकते क्या हैं, है, बिल्कुल जान किस सकते हैं बैच और कि किस कंपनी? ओरिजिनल है कि नहीं, ये भी जान सकते हैं आप। ओके ओके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इतना सस्ता प्रोसीजर भी नहीं है और लाइफ में एक इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो वो डिसीजन सही हो उसके लिए हमारा इम्प्लांट और हमारा डॉक्टर दोनों ही ठीक होने चाहिए। इनफैक्ट उससे एक बात याद आई कि यूएस में इनका रजिस्ट्रेशन इतना मैंडेटरी है कि वो एक आपकी आइडेंटिटी है। कई फॉरेंसिक केसेस सॉल्व हुए हैं, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट इम्प्लांट कोड। वो फिक्स है कि अगर ये इम्प्लांट मिला है तो ये उसी बंदे के लिए यूज़ किया गया है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस कोड की कि दे आर यूनिक नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट ओनली। तो चलिए, इससे दो बातें तो सिद्ध हो गई। एक तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है कि, और आपको ये पता है कि आपकी आंखें बंद हैं, उसके बावजूद भी सही चीज़ आपके अंदर जा रही है। तो इसीलिए बोमोंड एक ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से आप मिल सकते हैं अच्छा डॉक्टर और सही सलाह के लिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जानना चाहती हूँ कि जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट लगाने के बाद अगर हमारी क्या ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर में, मेरे स्टेमिना में, मेरी किसी भी चीज़ में, जैसे मसल्स होती हैं ये वाली चेस्ट वाली मसल्स, इन पे या किसी भी, जैसे मैं वेट लिफ्टिंग, कोई भी चीज़ है जो इनको ख़राब कर सकती है, जिसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है? क्या हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे, क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है? इम्प्लांट के बाद कोई भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। बिल्कुल आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, भूल जाइए कि आपके इम्प्लांट हुआ है। यू कैन कंटिन्यू ऑल योर नॉर्मल एक्टिविटीज, जिमिंग, स्विमिंग, कोई भी वेट उठा सकते हैं? कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं कोई पड़ता है। मतलब कोई प्रेगनेंसी, कोई फर्दर वेट लिफ्टिंग, कोई चैंपियनशिप, हम कुछ भी किसी में भी पार्ट ले सकते हैं? इम्प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात करी। जब भी दोबारा से प्रेगनेंसी और लैक्टेशन होगी, देयर विल बी सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन योर ब्रेस्ट। नहीं, पर मैं डिसीजन लेने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं ये डिसीजन ले रही हूँ कि मुझे प्रेगनेंसी करनी है, तो मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है कि पहले इम्प्लांट निकलवा कर आऊँ तभी मैं ये कर नहीं पाऊँगी? नहीं, वो रुकावट नहीं है, पर हाँ, आपकी एक इमेज जो आपने बनाई है, अपनी बॉडी की जो इमेज बनाई है, वो चेंज होगी। वो इम्प्लांट लगवाएं या नहीं लगवाएं, ब्रेस्ट का शेप और साइज़ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के बाद चेंज होता ही है, वो उसी तरह से होगा। इम्प्लांट आगे होने वाले चेंजेस को नहीं रोक पाएगा, जो उस समय तक के चेंजेस हैं वो सिर्फ वही काम करेगा। उस दिन तक की बॉडी इमेज जो आपकी ठीक होनी है, उसके आगे आप लाइफ में जो जो भी करेंगे उसका इम्पैक्ट जैसे एक नॉर्मल बॉडी पे पड़ता है वो आपकी बॉडी पर भी पड़ेगा। जब हम डॉक्टर साहब, जब हम मैमोग्राफी कराने के लिए जाते हैं, जैसे रूटीन टेस्ट है आजकल सभी कराते ही हैं, तो उसमें एक प्रेशर भी दिया जाता है मैमोग्राफी करते हुए, तो क्या उसमें कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, पहले से बताना पड़ता है, या वो नॉर्मल हम अगर नहीं भी बताएं तो भी हमारा जो मैमोग्राफी टेस्ट है वो उसी तरह से ठीक तरीके से हो जाएगा? नहीं, देखिए अपने डॉक्टर को तो बताना चाहिए। अब क्या होता है, इम्प्लांट डालने के बाद प्रिफर्ड एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, जो इन्वेस्टिगेशन फॉर ब्रेस्ट हो जाता है, वो एमआरआई हो जाता है प्रिफर्ड। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि इम्प्लांट पड़ने के बाद मैमोग्राफी प्लेट्स में ब्रेस्ट का कंप्रेशन नहीं हो पाता, तो कुछ एरियाज हिडन रह जाते हैं। इसलिए प्रिफर्ड इज गोइंग फॉर एन एमआरआई अगर आपके इम्प्लांट है तो। तो बहुत अच्छी बात पता चली कि इम्प्लांट के बाद अगर आपको अपना स्क्रीनिंग कराना है तो एमआरआई विल बी द बेस्ट टेस्ट। इम्प्लांट लगवाने के बाद मान लीजिए जैसे आपने कहा कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, या कुछ भी, मुझे कभी अचानक सपने में लगता है अरे मेरा इम्प्लांट तो नहीं रप्चर हो गया है, या कोई भी ऐसा, तो मैं कैसे चेक कराऊं? और मुझे इसके लिए क्या रूटीन में कोई स्क्रीनिंग होती है कि लगवाने के बाद मुझे पीरियडिकली डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है? क्या इसका कोई रूटीन चेकअप में हमें डालना होगा अपने शेड्यूल में? इसको क्या आगे आगे ध्यान रखना है? नॉर्मली एक बार इम्प्लांट सेट इन हो जाता है तो करीब 3 महीने लगते हैं पूरी एक प्रॉपर शेप और पॉकेट बनने में। उसके बाद फॉलोअप्स की ज़रूरत नहीं होती। आपको नॉर्मल, आपकी एज के हिसाब से आपकी नॉर्मल स्क्रीनिंग होगी कि +40 हैं तो एवरी 2 ईयर्स स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलेगा। और ये है, किसी वजह से अगर आपको लगता है, मान लीजिए कोई माइनर एक्सीडेंट होता है, कोई चोट लग जाती है आपके यहाँ पर, आपको लगता है कि मेरे ब्रेस्ट की शेप में चेंज आ गया है, तो हाँ, ऐसा हो सकता है उस चोट की वजह से इम्प्लांट में क्रैक आ गया हो, इम्प्लांट रप्चर हो जाते हैं, सिलिकॉन जेल थोड़ा सा बाहर निकल आता है, बट वो कोहेसिव होता है तो फैलता नहीं है। उस केस में एमआरआई अगेन इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर आपको फील हो रहा है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें कि हाँ, उन्हें बताएं ये चोट लग गई थी, गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया या कुछ चुभ गया। एमआरआई करा के हमें पता लग जाता है कि ब्रेस्ट के इम्प्लांट में कोई क्रैक तो नहीं आ गया है या कोई लीक तो नहीं आ गई है। अगर आ गई है देन वी हैव टू रिप्लेस इट। जब कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई में, तो हमसे पूछते हैं आपकी बॉडी में कोई इम्प्लांट तो नहीं, जैसे वो टूथ इम्प्लांट की बात करते हैं, हार्ट में कोई इम्प्लांट तो नहीं डला है, तो क्या ये ब्रेस्ट वाला इम्प्लांट डिस्क्लोज करना ज़रूरी है या इसको हम छोड़ सकते, क्योंकि इसमें कोई मेटल नहीं है? तो ब्रेस्ट वाला इम्प्लांट जो है वो बहुत इनर्ट है,
और आइडियली मैं ये नहीं बोलूँगा, डॉक्टर को हमेशा बताना चाहिए कि ये चीज़ हमारी ये सर्जरी हुई है। मेडिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, लेकिन हाँ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू टेल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक काम करते हैं, हमने बहुत सारी बातें की, इसको अब थोड़ा सा लेके आते हैं कि आपको क्या लगता है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट, जैसे बहुत सारे इंडिकेशन से लोग आते हैं, तो उनकी लाइफ में ब्रेस्ट इम्प्लांट से क्या क्या सुधार हुआ है जो वो आके आपको बताते होंगे, और अगर चाहे वो रेयर भी हैं तो क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो रेयरेस्ट भी आपने कभी देखे हों इन दोनों के बारे में। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट जो लोगों की लाइफ में आया आफ्टर इम्प्लांट लग। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जो है बहुत ही सेटिस्फाइंग सर्जरी है। बॉडी इमेज इतनी अच्छी होती है उससे, प्लस जो डिज़ायर है टू वियर दैट पर्टिकुलर ड्रेस, या जो हमारे मेंटल प्रॉब्लम चल रही थी कि हमें एक डिप्रेसिव फीलिंग रहती है कि हाँ मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं और मैं ये ड्रेस नहीं पहन पाती, या मुझे सोसाइटी में ये लुक है, तो बहुत ही सेटिस्फाइंग सर्जरी है। तो इसमें मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं ये करा के, नेगेटिव्स बहुत कम है। बट अगर आप बात करें कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन क्या हो सकते हैं, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें, एक होता है कैप्सूल फॉर्मेशन, कैप्सूल कॉन्ट्रैक्चर बोलूँगा, कैप्सूल फॉर्मेशन बड़ा कॉमन है, या उसमें इन्फेक्शन हो जाए। तो इम्प्लांट के आसपास एक लेयर बनती है प्रोटेक्टिव जो हमारी बॉडी बनाती है, अगर वो टाइट होने लगे तो ब्रेस्ट की शेप खराब हो जाती है। तो इस तरफ की मान लीजिए नॉर्मल, दूसरे की ब्रेस्ट शेप खराब हो गई, वो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, कॉमन इन द सेंस लेस देन 5%, फिर भी कॉम्प्लिकेशंस में वो सबसे कॉमन है। और या अंदर आप कोई भी सर्जरी होती है, अंदर कुछ सिरोमा डेवलप हो जाए, हेमेटोमा डेवलप हो जाए, ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है, बट ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस आर ट्रीटेबल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे आपने बताया कि कैप्सूल में या कोई इन्फेक्शन ये कुछ हो गया है, मुझे पहला सिम्टम क्या पता चलेगा? ऑब्वियस मतलब जैसे मैं आपके पास आऊँ और फिर कितनी देर बाद आप मुझे ठीक करके वापस भेज देंगे? तो चेंज ऑफ शेप ऑफ ब्रेस्ट सबसे पहला सिम्टम आता है। अच्छा। या अगर इमीडिएट हम इन्फेक्शन वगैरह अगर बाई चांस अगर किसी को होना है, किसी को डायबिटीज़ है या थायराइड की प्रॉब्लम है और उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो इट विल हैपन विद इन फर्स्ट वीक। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें फर्स्ट वीक की हैं, तो हमें वहीं तभी कंट्रोल कर सकते हैं सिंपल बाई एंटीबायोटिक्स, या कुछ लवाज सिस्टम होता है उनसे कंट्रोल हो जाता है। लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर की मैंने बात करी, वो डेवलप होते हैं 3-4 महीने बाद। ठीक है, उनको भी हम एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। अच्छा। और अगर एक्सरसाइज से नहीं ठीक हो पा रहे हैं, देन उनको फिर हमें सर्जिकली करेक्ट करना पड़ता है। लेकिन वो बड़ी ठीक हो जाते सर्जरी हैं। होती है कि छोटी मोटी सर्जरी होती ब्रेस्ट है? इम्प्लांट खुद में बड़ी सर्जरी नहीं है, तो उसका कॉम्प्लिकेशन डील करना कोई बड़ा नहीं है, छोटा प्रोसीजर है, ऑल डे केयर प्रोसीजर्स। डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें हमने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन पे की, और ऑगमेंटेशन डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के मन में तो चलता ही होता है। जो मेरी जैसी एज की लेडीज़ होती हैं, जैसे मेरी प्रॉब्लम भी खुद ब्रेस्ट सैगीनेस थी, बहुत सैगी रहती थी, और जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मैं फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ तो मुझे बहुत पेन भी होता था और प्रॉब्लम भी रहती थी ऐसे। तो सबसे पहली बात कि कैसे हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं कि वाकई सैगीनेस है या नहीं है? क्या पेशेंट की कंप्लेंट ही सब कुछ है? मतलब कैसे ब्रेस्ट सैगीनेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, और आप कैसे गाइड करेंगे लोगों को कि अब ये सैगीनेस है और आपको इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? तो जो ब्रेस्ट सैगीनेस आप बोल रहे हैं, इसका टेक्निकल टर्म हमारा हम कहते हैं टोसिस ऑफ द ब्रेस्ट। इसकी ग्रेडिंग होती है अकॉर्डिंग टू कि निपल किस जगह पे है ब्रेस्ट पे। तो एक नॉर्मल निपल पोजीशन है, नॉर्मल निपल पोजीशन से नीचे है तो ग्रेड 1 है, और नीचे है तो 2 है, निपल पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स इतना सैग हो गया है तो वो ग्रेड 3 हो जाता है। ऐसे ग्रेडिंग है टोसिस की। अब इसमें होता है कि 2 इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम सिर्फ सैगीनेस है या लॉस ऑफ वॉल्यूम भी है। ओके। तो अब आपको खाली सैगीनेस की प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ अपना ब्रेस्ट लिफ्ट करवाना है, वॉल्यूम से आप खुश हैं कि नहीं हमें वॉल्यूम नहीं चेंज कराना है, तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म में मैस्टोपेक्सी, यानी ब्रेस्ट की लिफ्ट। तो उसमें हम ब्रेस्ट टिश्यू को रीअरेंज करते हैं, और जो अपर पोलनेस की फुलनेस नीचे गिर गई है उसको हम दोबारा उस जगह पे लगा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैस्टोपेक्सी। अब आता है सैगीनेस है लेकिन वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। अब आपको लग रहा है कि सैगीनेस तो मेरी खत्म हो लेकिन मेरा वॉल्यूम भी कम हो, कि मैं इतना वॉल्यूम ऑफ ब्रेस्ट नहीं रखना चाहते, हम ब्रेस्ट को छोटा रखना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन प्लस मैस्टोपेक्सी, कि माने हम ब्रेस्ट का साइज भी कम कर रहे हैं और ब्रेस्ट में हम लिफ्ट भी कर रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन हो जाता है कि हमें चाहिए कि लिफ्ट भी हो जाए और साथ में हमारा साइज बढ़ भी जाए ब्रेस्ट का। तो हम मैस्टोपेक्सी यानी लिफ्ट की सर्जरी के साथ उसमें हम फैट डाल सकते हैं, जिसमें फैट ग्राफ्टिंग हो सकती है, या डायरेक्ट इम्प्लांट डाल सकते हैं। तो मैस्टोप्लेक्सी प्लस ब्रेस्ट इम्प्लांट
ये तो तीनों तरह के प्रोसीजर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि पेशेंट की क्या चाहता है पेशेंट। तो जैसे कि डिलीवरी के बाद मतलब स्पेशली आफ्टर लैक्टेशन जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बढ़ता है और उसके बाद वापस कम होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में सैगिनेस आ जाते हैं, जिसको डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको टोसिस कहते हैं। और ब्रेस्ट जो आपका निप्पल है, निप्पल की पोजीशन नॉर्मली जो सेंटर में होती है वो कितनी नीचे शिफ्ट हो गई, ये आपको बताता है कि आपकी ब्रेस्ट की सैगिनेस किस लेवल की है। और इसके साथ जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मेस्टोपेक्सी वो टर्म है या वो प्रोसीजर है जो हम करते हैं इसको फिक्स करने के लिए, जिसके साथ एक दूसरा प्रोसीजर भी अटैच कर सकते हैं। अगर साइज़ ज़्यादा है तो कम करना है, नॉर्मल है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, और अगर बड़ा साइज़ है तो उसमें अगर छोटा साइज़ है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सर तो डॉक्टर साहब ये सर्जरी तो फिर बहुत लंबी और बड़ी सर्जरी होती होगी? नहीं, ये भी डे केयर प्रोसीजर है। सुबह आइए, हम्म, सर्जरी का ड्यूरेशन इसमें करीब करीब 2 से 3 घंटे होता है ओके, और शाम को आप घर वापस आ सकते हैं। ठीक है। और इसमें स्कार कहाँ पे मिलेगा, अगर मतलब पेशेंट का इसको स्कार कहाँ पे आता है या नहीं आता है तो क्या? अलग अलग तरह की मैस्टोपेक्सी सर्जरीज होती हैं। तो जो सबसे कम सैगिंग है उसमें स्कार अराउंड द निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स आता है। अच्छा, उससे जो और थोड़ी बड़ी मैस्टोपेक्सी है, जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की अगर है, तो उसमें स्कार राउंड के बाद एक नीचे लाइन और आ जाती है ब्रेस्ट क्रीज तक, उसको हम कहते हैं लॉलीपॉप इंसिजन। एक राउंड और एक ये, और उससे थोड़ा बड़ा है जिसमें हमें रिडक्शन भी करना है, तो इंसिजन बन जाता है एंकर अराउंड निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, एक लाइन और नीचे क्रीज में सी। सुनने में बहुत बड़े लग रहे हैं लेकिन ये निशान बिल्कुल भी पता नहीं चलते, क्योंकि निपल एरियोला के अराउंड जो निशान है वो ब्लेंड कर जाता है कलर चेंज में। जो स्ट्रेट लाइन नीचे निशान है वो नॉर्मली क्या होता है, जब आप खड़े होते हैं तो वो निशान बैक साइड ऑफ ब्रेस्ट में होता है, नीचे वाली सरफेस पे होता है, तो वो दिखता नहीं है और क्रीज का निशान भी दिखता नहीं है। तो बेसिकली इन सर्जरीज के निशान इतने पता नहीं चलते हैं। तो डॉक्टर साहब एक और चीज़, जैसे कि नॉर्मल ब्रेस्ट की फीलिंग सेंसेशंस आने में कितना टाइम लगता है, नॉर्मल ब्रेस्ट के इस मतलब आफ्टर मेस्टोपेक्सी नॉर्मल लाइफ जो रिटेन करने में कितना टाइम लगता है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या पोस्ट सर्जिकल इसके बारे में आप बोलना चाहेंगे कि हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है? इन सर्जरीज के बाद जो हीलिंग टाइम है वो है अराउंड 3 वीक्स। 3 वीक्स में कंप्लीट हीलिंग हो जाती है। स्कार मैचुरेशन होता रहता है अगले 2-3 महीने तक, वो आपको बॉदर नहीं करेगा। आपका जो डाउन टाइम है जिसमें आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते या ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, वो सिर्फ 4-5 दिन है। 4-5 दिन बाद आप धीरे धीरे नॉर्मल एक्टिविटी कर लेते हैं, बॉडी अपनी हीलिंग अपने आप करती रहती है, उसमें आपको इतना कोई ध्यान नहीं देना है, और कंप्लीट मैचुरेशन होता है 3 से 4 महीने में। अब सेंसेशन की बात आती है, तो इसमें क्या होता है, डिपेंड्स कि हमने कहाँ तक डिसेक्शन किया हुआ है, क्योंकि हमारी नर्व्स भी यहीं से जा रही हैं। तो अगले 2 से 3 महीने के लिए थोड़े सेंसेशंस कम होते हैं और धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाते हैं। तो विद इन 3 मंथ्स वो सेंसेशन लगभग नॉर्मल हो जाता है। तो ये बात हुई ब्रेस्ट को फिक्स करने की। अब हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और ब्रेस्ट फिक्सेशन पे बात कर चुके हैं। तो मेरे लास्ट सवाल जो लास्ट क्वेरीज है वो है ब्रेस्ट के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसमें क्या डाउन टाइम होता है और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? ये वही चीज़ है, अगर आपकी बॉडी शेप के हिसाब से आपका ब्रेस्ट साइज़ बड़ा है या बड़े ब्रेस्ट साइज़ होने की वजह से आपको फिजिकल परेशानी होने लग रही है, जैसे शोल्डर में पेन, बैक पेन, ड्रूपीनेस, ये सब चीज़ें आने लगी हैं, देन इट कैन बी करेक्टेड। करेक्शन के लिए क्या है फिर कि आपका डिज़ायर्ड साइज़ क्या होना चाहिए आपकी बॉडी के हिसाब से, ये डॉक्टर्स आपको एक गाइड करते हैं। फिर आता है आप कितना कप साइज़ अपने कम करवाना चाहते हैं, उसके हिसाब से इसकी सर्जरी होती है। इसमें भी 2 मेन सर्जरी हैं। एक है खाली लाइपोसक्शन, जिसमें कि हम सिर्फ फैट कम कर सकते हैं, तो हमने फैट कम कर दिया, ब्रेस्ट का साइज़ कम हो जाएगा। इसमें हम क्या नहीं कर सकते, हम ब्रेस्ट की सैगीनेस को उतना कम नहीं कर पाते, क्योंकि हमने सिर्फ फैट निकाल लिया, हमने स्किन को कुछ नहीं किया है। तो दूसरा जो ब्रेस्ट रिडक्शन का तरीका है दैट इज़ प्रॉपर सर्जिकल, उसके अंदर हम स्किन भी निकालते हैं, एक्स्ट्रा ग्लैंड भी निकालते हैं और लिफ्ट भी करते हैं। तो ये 2 मेन तरीके हैं। तो इसमें पोस्ट सर्जरी, जैसे बच्चे अगर मतलब स्कूल या कॉलेज टाइम में है तो पोस्ट सर्जरी क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? और प्रिकॉशंस सारी ब्रेस्ट सर्जरी में वही है, डाउन टाइम 4 to 5 डेज है जिसमें ड्रेसिंग्स होती हैं। नेक्स्ट 15 दिन के बाद ही आप अपनी नॉर्मल जिमिंग एक्टिविटी या स्विमिंग एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। आपने शुरू में बात की थी ट्यूबुलर ब्रेस्ट और इन अनइवन साइज़ की ब्रेस्ट के लिए, तो इनके लिए आप क्या ट्रीटमेंट, इन जो हमने बात की इनमें से किस किस ट्रीटमेंट को आप सजेस्ट करते हैं और किस स्टेज पे, मतलब किसके लिए क्या? तो ट्यूबुलर ब्रेस्ट एक ब्रेस्ट की कंडीशन है जिसमें ब्रेस्ट की ग्रोथ डेवलपमेंट हैम्पर हो जाती है किसी भी एक क्वाड्रेंट में। तो उसकी वजह से ब्रेस्ट का शेप राउंड ना होके ट्यूब बन जाता है।
ओके। पॉइंट आगे करने लगता है, निपल अपने ब्रेस्ट से ज़्यादा बड़ा लगने लगता है, एरियोला अपने ब्रेस्ट से ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। और इसका ट्रीटमेंट फिर सर्जरी है। और वो जो पार्ट अंडर डेवलप रह गया है उसमें हमें कुछ फिल करना है उसमें भी। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांट, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फैट ग्राफ्टिंग। और अंदर के जो इसके अंदर कुछ स्ट्रैंड्स होते हैं जो चिपक जाते हैं चेस्ट से आके, उनको हमें रिलीज करना पड़ता है। तो एक सर्जिकल प्रोसीजर है और उससे ये ठीक हो जाता है। अच्छा, कुछ लेवल तक हम ये कहते हैं कि अनइवन या थोड़ी सी एसिमेट्री होना ब्रेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल है। कब स्टेज पे हम किस स्टेज पे हम ये कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, इसको हमें ट्रीटमेंट की या सर्जरी की ज़रूरत है? तो ये कैसे डिसाइड करते हैं जो ब्रेस्ट में एसिमेट्री है उसको? तो हमारी लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द बॉडी का बीच से लाइन कर दें तो वो इक्वल नहीं होती। एसिमेट्री इज नेचुरल। जैसे मैंने कहीं सुना था कि आर लेफ्ट और राइट साइड बॉडी जो है वो दे आर सिस्टर बट नॉट ट्विंस। बिल्कुल सही है। नहीं है, वो दोनों सिबलिंग है। तो वो एक माइनर डिफरेंस रहता है, लेकिन Okay. अगर इतना डिफरेंस हो जाए कि वो आपको बॉदर करने लगे तो आपको उसे ठीक करा सकते हैं। छोटे वाले को बड़ा कर सकते हैं या बड़े वाले को छोटा कर सकते हैं। ऐसे फ्यूचर में कोई, जैसे हम पहले बात कर ही चुके हैं, अगर आप किसी भी एज पे कराते हैं, सही डॉक्टर से कंसल्ट करा के कराते हैं तो फ्यूचर में इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप ही की बॉडी से अगर फैट लिया है और ये आप ही की बॉडी का सिर्फ फैट निकाला है, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि ब्रेस्ट में सिर्फ फैट टिश्यू होता है और ग्लैंड्स होती हैं, कोई मसल और हड्डियाँ नहीं होती जिनको हम निकाल या डाल सकते हैं। तो बॉडी का कोई जो मेन स्केलेटन है उसको हम नहीं छेड़ते हैं, इसलिए बॉडी की फंक्शनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रेस्ट का रोल आता है जब हम लैक्टेट कराते हैं अपने बेबी को, उस समय उसका रोल आता है, तो उसके लिए ग्लैंड्स और फैट जितना ज़रूरी होता है वो उस समय सफिशिएंट है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जिनके पास जिनके ग्लैंड्स नॉर्मल है, ऐसे भी बहुत सी फीमेल हैं जो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं। तो इसका ब्रेस्ट के किसी भी प्रोसीजर से, जो सर्जिकल प्रोसीजर से, कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप बिंदास आइए, डॉक्टर से मिलिए और मिलके डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना। हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ बात करने की ज़रूरत हो, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको एक अच्छा डॉक्टर जो आपकी बात समझ सके, आप उससे सिर्फ बात करके ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर उसके लिए आना तो पड़ेगा ना। कहाँ? बोमॉन्ट क्लिनिक, GK1, ग्रेटर कैलाश 1, हंसराज गुप्ता मार्ग पे, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा के पास। अगर मैंने अभी ब्रेस्ट इम्प्लांट लगवाया है, मतलब ऑगमेंटेशन, रिडक्शन या फिक्सेशन कुछ भी करा है, मान लीजिए 3 से 4 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाऊँ, या मुझे कितना गैप लेना चाहिए ताकि मेरी ब्रेस्ट अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ सके? इम्प्लांट कराने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी अपनी प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अच्छा, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ प्रेगनेंसी से इम्प्लांट का कोई संबंध नहीं है, वो आप कर सकती हैं। और अगर फिक्सेशन या रिडक्शन ये सब कराया तो इसके बाद, मतलब दोनों ही चीजें समझने की, दोनों ही चीज़ों में बता दूं मैं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। एक हीलिंग टाइम होता है बॉडी का, दैट इज 3 वीक्स, 3 मंथ्स तक मैच्योरेशन टाइम होता है। समझना ये है कि ये जो हम ये जब सर्जरी करा रहे हैं तो प्रेगनेंसी का और लैक्टेशन का इन सर्जरी पे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है इन द सेंस कि जो आपने डिज़ायर्ड शेप बनाई है उसमें थोड़े चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो जो टाइमिंग ऑफ सर्जरी है, अगर आप उस पर ध्यान देते हैं कि भाई हम इस प्रोसीजर के बाद नहीं कराना चाहते, प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते, या हमने मेरी फैमिली पूरी हो गई है उसके बाद कराएंगे, तो इसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात हमने पहले भी की थी कि क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ हमारा लुक है, हम अपना लुक बदलता हुआ देखना चाहते हैं, उस नए लुक के साथ रहना चाहते हैं। तो अगर आप उस नए लुक के साथ रहना चाहते हैं तो क्या है जो उसको ख़राब कर सकता है? आपकी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, जहाँ पे आपको आपकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं वो इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन आपको लेना है कि अगर आप इस लुक के साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो अपनी प्रेगनेंसी, जो अपना ये फैमिली कंप्लीट करने के बाद ही आप इस सर्जरी में एंटर कीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और अब आप उसको, अब बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना चाहते, तो मेंटली इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि फिर ये बॉडी में वापस वो चेंजेस जो आपने कराए थे वो थोड़ा सा बदल सकते हैं। और तीसरी बात, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि लैक्टेशन, जब आप बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, जब आप लैक्टेशन ख़त्म हो जाता है, तो उसके 3 महीने बाद जब हमारी ब्रेस्ट वापस अपने नॉर्मल शेप में, जो आफ्टर पोस्ट लैक्टेशन वाली जो शेप है उसमें आ जाती है, तब हम अगर सर्जरी प्लान करते हैं तो हमारे डिसीजन बेटर होते हैं और हमारे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं।